नेपोलियन हो, चाहे रूस के भीतर स्टालिन हो, चाहे हिटलर हो, चाहे मुसोलिनी हो, ये सभी राष्ट्रवाद के नाम पर वो काम किए, लोकतंत्र की हत्या किए। भाजपा के उसमें वंशवाद में, आपके वंशवाद में क्या? ये खुद कहें या न कहें, इनके चुने हुए सांसद ने बयान दिया कि 400 के पार सांसद हमको इसलिए चाहिए क्योंकि हमको संविधान बदलना है। अब इंदिरा गांधी के समय काल में, उस समय भी इस तरीके से कांग्रेस को बहुमत मिलता था, नेहरू जी के समय काल में, इंदिरा जी के समय काल में, लेकिन विरोधी भी उसी तरह के लोग रहते थे, चाहे वो जनसंघ के नेता हो, चाहे वो समाजवादी विचारधारा के जनेश्वर जी हों, लोहिया जी हों, इस तरीके के तमाम लोग, फर्नांडिस जी हों, जो इंदिरा गांधी का सशक्त तरीके से विरोध करते थे। बहुत लोग जेल भी गए। लेकिन आज का दौर देखिए और एक उस दौर की कल्पना कीजिए, विपक्ष लगभग खत्म हो ही गया है। एक ऐसे व्यक्ति जो पूर्व में विधायक रहे, इंदिरा गांधी के समय काल में उन्होंने जेल की हवा भी खाई, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, कह लीजिए कि उस समय जो है सत्ता के खिलाफ खड़े हो गए। इंदिरा गांधी जी जैसे बड़े जो है पॉलिटिकल छवि के व्यक्ति के सामने खड़े होना, सोचिए कितनी बड़ी बात थी। जेल में भी रहे। वर्तमान में हो सकता है कि वो भाजपा में चले जाते तो बहुत सम्मान मिलता, लेकिन वो नहीं गए। हमारे साथ सुभाष चंद्र श्रीवास्तव जी हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और आपको राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया, जो ही आपने पार्टी ज्वाइन की, तो ये बड़ी बात है। लेकिन सवाल ये है कि जिस समय सभी लोग धारा में बहते जा रहे हैं, आप धारा के विपरीत चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लाभ मिलने वाला है? मेरी पूरी पृष्ठभूमि और मेरा पूरा अतीत धारा के विपरीत चलने की ही रही है। और अगर धारा के अनुकूल मुझे संस्कार मिला होता तो जो बात आप कह रहे हैं शायद उस तरह की पृष्ठभूमि मेरी भी होती। लेकिन जिस धारा से हम निकले हैं, वही धारा इस मुल्क को सभी तरह के चुनौतियों से मुक्त कर सकता है। और उस धारा के जो बड़े लोग हैं, उसमें से महात्मा गांधी हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, अच्युत पटवर्धन हैं, अरुणा आसफ अली थी। ये उस धारा के संवाहक आप मुझे कह सकते हैं। तो आज हालत ये है कि चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे इन्फ्लेशन का शीर्ष पर पहुंचना हो, सभी तरह की चुनौतियों से आज ये मुल्क बहुत विकट हालत में फंसा है। अब मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आपातकाल के दौर से जिसका जिक्र आप कर रहे थे, आज एक तरह से अनप्रोक्लेम्ड इमरजेंसी की सूरत पूरे मुल्क में बनी है। अघोषित आपातकाल से भी, मतलब आज आपातकाल के दौर में जितना सत्ता का खौफ था, और उस दौर में सत्ता ने तमाम जो संवैधानिक स्तंभ थे, जिन पर हमला करके या जिनको शरणागत कर दिया था, आज उससे भी बुरी हालत बगैर प्रोक्लेमेशन के, बगैर घोषणा के संवैधानिक संस्थाओं के साथ बदसलूकी की जा रही है। और आज जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनकी गरिमा, उनकी डिग्निटी खतरे में है। तो इसलिए लोकतंत्र को खतरे में आज के दौर में मेरे जैसा आदमी सबसे गंभीर हालत में देखता है। और आज की सूरत में वही धारा विकल्प है जिस लीगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं लोहिया जी के, जयप्रकाश नारायण के और महात्मा गांधी की, उस लीगेसी को, उसके असली जो प्रतिनिधि हैं गंगा यमुना के इस पूरे इलाके में, वो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। एक सवाल ये आता है कि अखिलेश यादव जी पर विपक्ष आरोप लगाता है, माफ़ कीजिएगा, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो बार बार कहते हैं कि ये जो है निकले हैं उस चीज़ से जो देश के लिए खतरा है, वंशवाद से निकले हैं। तो ये जो एक तरीके से है, लेकिन भाजपा में बहुत लोग ऐसे देखे जाते हैं, अभी बहुत लोगों को टिकट दिया गया है। तो भाजपा के उसमें वंशवाद में, आपके वंशवाद में क्या अंतर है? बहुत बड़ा फ़र्क है। वो जो तोहमत लगाते हैं, तो वंशानुगत या वंशवाद, जैसे ये आप कह सकते हैं कि उस महान नेता के पुत्र हैं
माननीय अखिलेश यादव जी, तो इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी इनके जनाधार को भ्रमित करने के लिए जिस परिवारवाद की बात कर रही है, मैं आपको कह रहा हूं कि परिवारवाद के नाम पर जिन लोगों ने सत्ता का सुख भोगा, तो ये तो वहां से निकलने के बाद इस संग्राम की चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं अखिलेश जी। अखिलेश जी आसानी से सत्ता का सुख भोगने के लिए अपने महान पिता के नाम का उपयोग नहीं कर रहे हैं। अब तो अपने संघर्षों के बदौलत जो आज शोहरत माननीय अखिलेश जी की है, या जो जनाधार में विस्तार है, वो किसी वंशवाद के नाम पर नहीं है। और आज जो समावेशी सोच है उनकी, तो कोई आदमी इस पर भरोसा नहीं कर सकता है जो सत्ता की तरफ से जो उनको हमले झेलने पड़ रहे हैं जिन मुद्दों को लेके, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। और मैं दावे के साथ आपसे मैं कह सकता हूं कि नौजवानों के उम्र में इतना अनुभव और इतना साफगोई के साथ, जिसका इतना पॉलिटिकल विजन क्लियर हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अखिलेश यादव के सिवाय भारत की राजनीति में कोई नहीं है। इसमें तो संदेह नहीं है। कहीं ना कहीं जो है विपक्ष में कहें तो सबसे बड़ा चेहरा, बिल्कुल, जिसके पास विजन हो और उनकी बात मानी जाती है, सत्ता पक्ष के लोग भी प्रशंसा करते हैं उनकी, और कहीं ना कहीं उनके जो विचार हैं उससे नौजवान काफ़ी प्रभावित भी रहता है, और बोलने में भी इस तरीके की सलीकेदार जो उनकी लच्छेदार भाषा शैली है, वो कहीं ना कहीं दिखा देता है कि वो पढ़े लिखे हैं और वो योग्य हैं पॉलिटिकल व्यक्ति बनने के। ये सवाल एक आता है कि आप इंदिरा गांधी के समय काल में जो है जेल गए, और वर्तमान में भी जो इस समय आप लोग विपक्ष में हैं, तो आपको उस समय काल में और इस समय काल में क्या अंतर नजर आता है? इंदिरा गांधी जी को भी लोगों ने कहा कि डिक्टेटर, शी वाज अ डिक्टेटर। नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत लोग कह रहे हैं कि ही इज अ डिक्टेटर। तो डिफरेंस क्या है? अंतर ये है कि इंदिरा जी ने जो एकाधिकार के चलते तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं को उस समय में जो क्षति उन्होंने पहुंचाई, वर्तमान जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं और केवल एक व्यक्ति ओरिएंटेड समूची वहाँ जो सत्ता का जो पहिया है, उसकी केंद्रीय शक्ति जो एक व्यक्ति बना हुआ है, जहाँ कोई सामूहिक फैसले नहीं हो रहे हैं, जहाँ अगर कहने के लिए तो ये ज़रूर कहते हैं कि मेरे वहाँ लोकतंत्र है, हमारे वहाँ दल के भीतर प्लेटफॉर्म है, तमाम तरह की निर्वाचित हमारे वहाँ फोरम है जहां हम विचार करके करते हैं। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि अगर आप देखें तो कोई आदमी इस बात को नहीं कह सकता है कि चाहे वो नोटबंदी का सवाल हो हैं, और चाहे जितने फैसले, वो फैसलों में कहीं आपने देखा हो कि कोई सामूहिकता हो। मोदी जी ने लिए, कहीं ने कहा, मोदी जी का फैसला जी। तो फर्क जो आपने पूछा है वो फर्क ये है कि ये लोग जिस कदम पर चल रहे हैं, इनके पीछे जो असली केंद्रीय शक्ति है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है। और जिस चिंतन धारा के प्रतिनिधि वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं, जो आपने पूछा कि इंदिरा जी में इनमें क्या फ़र्क है, इंदिरा जी जिस वक्त उन्होंने जो लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ जो जिस तरीके से उन्होंने जो काम किया उन संस्थाओं को कमज़ोर करने का, इनमें ये है कि इनका तो आइकॉन ही वही है, हिटलर जैसा आदमी। जैसे जो लोग हिंदुस्तान के भीतर कहते हैं गर्व से कहो हिंदू है, हिटलर ने भी क्या कहा था, गर्व से कहो तुम जर्मनी हो। और इस नाम पर, इसी राष्ट्रवाद के नाम पर अगर आप देखें तो चाहे वो नेपोलियन हो, चाहे रूस के भीतर स्टालिन हो, चाहे हिटलर हो, चाहे मुसोलिनी हो, ये सभी राष्ट्रवाद के नाम पर वो काम किए, लोकतंत्र की हत्या किए, और जिसका खामियाजा संपूर्ण विश्व मानवता को भोगना पड़ा। राष्ट्रवाद ठीक नहीं है आपके अनुसार? ये राष्ट्रवाद जो ऐसा है कि मेरा ये कहना है कि इनका जो राष्ट्रवाद के पीछे जो असली मकसद है वो आप देखें ना, ये तो लोकतंत्र का गला दबाना चाहते हैं। अब 400 पार इनको लोकसभा में निर्वाचित सांसदों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? ये खुद कहें या ना कहें, इनके चुने हुए सांसद ने बयान दिया कि 400 के पार सांसद हमको इसलिए चाहिए क्योंकि हमको संविधान बदलना है। संविधान बदलना है, तो क्या बदलाव उसमें लाया जा सकता है? अब जिस बात को आप जानते हैं कि बहुमत तो अभी भी है, सर्वोच्च नहीं,
अब उनका जो थिंक टैंक होगा वो किस हिसाब से कह रहा है कि संविधान को क्योंकि आप जानते हैं कि जब इस देश में आज़ादी के बाद हम सन 1950 में जब संविधान को अंगीकार किए, संविधान को जब हम लागू किए, तो उस समय जो इन लोगों की विचारधारा के लोग थे, जैसे उस दौर में इस नाम से वो राजनीतिक संस्थाएं तो नहीं थी, लेकिन वो लोग उस संविधान की आलोचना कर रहे थे जिसमें वंचितों को अधिकार मिला, जिसमें कानून के सामने सभी बराबर हुए, जिसमें हिंदुस्तान में प्रजा हो राजा हो, सबका एक एक मतलब राजा और रंक हो, सबको मताधिकार दे के बराबर किया। तो ये जो समतावादी चिंतन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, उससे ये नफरत करते हैं, ये उसको बदलना चाहते हैं। और इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है। गाहे बगाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चिंतन परंपरा से जो जुड़े हुए लोग हैं वो अपनी नीयत को उजागर करते हैं। तो आज तो सबसे बड़ा सवाल, अब सवाल केवल ये नहीं है कि केंद्र में किसकी सरकार बने, ये आज सवाल ये है कि आपके देश में 2024 के चुनाव ये इस बात का फैसला करेगा कि लोकशाही आपके वहाँ रहेगी कि नहीं रहेगी। 75 वर्षों में इस देश के नागरिक ने तमाम अर्जित लोकतंत्र को अर्जित किया है, अपने अधिकारों के सीमा को बढ़ाया है, तो आज उस सीमा को सीमित किया जा रहा है, उस अर्जित लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है। 2024 को लेके क्या मुद्दे होंगे, क्योंकि आपके मुख से ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने वो दौर देखा है जब लोकतंत्र की हत्या की गई और एक आज का दौर है। 2024 का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है आने वाले भविष्य के लिए, चाहे वो भारत के भविष्य की बात हो, चाहे युवाओं के भविष्य की बात हो, चाहे देवरिया के भविष्य की बात हो, आने वाला लोकसभा चुनाव जो है कितना मायने रखता है? देवरिया समेत संपूर्ण देश में, चाहे वो बेरोजगार हो, शिक्षित युवा हो, किसान हो, गिट्टी मिट्टी तोड़ने वाला कामगार हो, सबके मुस्तकबिल जुड़े हुए हैं 2024 के चुनाव के साथ। क्योंकि अगर हम संविधान खो दिए, अगर हम 2024 का लोकतंत्र बचाने वाला अगर ये संग्राम हम खो दिए, तो शायद जो कुछ भी मेरे पास अर्जित किया हुआ है 75 वर्षों की इस यात्रा में, वो सब कुछ हमारे हाथ से छिन जाएगा। क्या संदेश देना चाहेंगे 2024 के चुनाव को लेकर? जी, संदेश ये है कि बहुत मुश्किल से हमारे आईन बनाने वाले जो महापुरुष थे, भारत का संविधान बनाने वाले जिन लोगों ने, तो महात्मा गांधी के, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के, आचार्य नरेंद्र देव के और जयप्रकाश नारायण के सपनों को इस धरती पर उतारने के लिए, जिससे शोषण विहीन सभी तरह के गैर बराबरी को खत्म करते हुए समतामूलक समाज की संरचना की जो कल्पना हमारे संविधान में महापुरुषों ने की है, उस आईन को बचाने के लिए मैं कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के खेतों में काम करने वाला किसान, कल कारखानों को जो आज खतरा पैदा हुआ है, जो श्रमिकों के अधिकारों में कटौती की गई है, जो इस देश का बेरोजगार तमाम ऊंचे तकनीकी तालीम हासिल करने के बाद भी जो आज बेरोजगारी का शिकार है, इन सबके लिए आवश्यक है कि लोकशाही बचे, भारत का संविधान बचे, तो हम बचेंगे और पूरा देश बचेगा। चलिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।